जय हिंद। आप देख रहे हैं दानवीर सिंह यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कर्नल दानवीर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया रशिया के बीच में चल रही S-400 की डील के बारे में और उसके चलते कैटसा नाम के सैंक्शंस जो अमेरिका हमारे ऊपर लगा सकता है उसके खतरे की। तो ये क्या है कैटसा और क्या है ये डील जो हमारे और रशियंस के बीच में हुई है S-400 को लेकर। ये S-400 क्या भला है, इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे और ये भी टटोलेंगे, ये भी कोशिश करेंगे ये बात से निष्कर्ष निकालने की कि क्या अमेरिका हमारे ऊपर कैटसा के चलते सैंक्शन लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में एक दो दिन पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे और उन्होंने एडिशनल मिलिट्री इक्विपमेंट का भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत निर्माण करने की बात कही और एक तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई S-400 की डिलीवरीज को लेकर और यह वाजे किया कि इंडिया और रशिया इस S-400 की डील में आगे अग्रसर है, चल रहे हैं, अडिग हैं। सरगाई लाव्रोव का आश्वासन कि हिंदुस्तान को सही समय पर S-400 डिलीवर किया जाएगा और एक महीना से थोड़ा कम पहले जब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया आए लॉयड ऑस्टिन, उनका S-400 पर चिंता जताना क्या इस बात को संकेत दे रहा है, इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि कैटसा के तहत हिंदुस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लग सकती है। तो ये मैं आपको और ये याद दिला दूं कि 15 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने अपने ही नेटो मुल्क टर्की के ऊपर कैटसा के तहत सैंक्शन लगा दिए थे क्योंकि टर्की ने रशिया के इस मुआहदे का उल्लंघन करते हुए S-400 की खरीद रशिया से करी थी। अगर वो टर्की के ऊपर ये सैंक्शन लगा सकता है तो इंडिया के ऊपर क्यों नहीं लगा सकता। टर्की तो बल्कि उसका और खास मुल्क था, इंडिया अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, ऐसा लोग आर्ग्यू भी करते हैं। खैर जो भी है, इस चीज को हम खंगालते हैं, टटोलते हैं, देखते हैं कि क्या अमेरिका वाकई हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ये S-400 क्या है और अमेरिका हमको क्या दे रहा है S-400 के बदले कि आप S-400 ना लें, आप ये ले लें और अगर आप S-400 लेंगे तो हम आपके ऊपर कैटसा से सैंक्शन लगा सकते हैं। ऐसा खुल्लम खुल्ला तो नहीं कहा है, लेकिन जब लॉयड ऑस्टिन चिंता जता रहे थे तो उसका मतलब यही है कि आप बाज आ जाएं, नहीं तो हम ये कैटसा के तहत आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो पहले कंपेयर करते हैं S-400 की क्या जरूरत है हमको और जो अमेरिका दे रहा है पेट्रियट मिसाइल उसकी क्या काबिलियत है, क्या दोनों में कोई मैच है या मैच नहीं है। तो इन वेपन सिस्टम को कंपेयर करते हैं और मैं इस समय सहारा ले रहा हूं स्पेशल रिपोर्ट नंबर 129 ऑफ ORF। ये वो रिपोर्ट है, इसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और इस ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन की ये रिपोर्ट है और इसी के एक टेबल है, टेबल नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम्स, उसके हवाले से मैं ये बात करूंगा। ये वो टेबल है जिसके अंदर ये कंपैरिजन किया हुआ है और ये कंपैरिजन क्या है इसको मैं आपको मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं कि जो पेट्रियट PAC-3 वेपन सिस्टम है उसमें और S-400 को जब कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिस्टम ज्यादा भारी पड़ता है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस टेबल में इनको कंपेयर किया गया है और मेरे ख्याल से उससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं पैसों की। तो जो रशिया का S-400 है वो आ रहा है 500 मिलियन US$ का और जो पेट्रियट है वो एक यूनिट है, ये आई थिंक एक यूनिट की ही बात हो रही है, एक यूनिट है 1 बिलियन US$ की। अब इन दोनों के डिप्लॉयमेंट टाइम यानी कि जब ये ट्रकों पे लोड होके जो भी इसके जो व्हीकल्स हैं जब ये
इलाके में पहुंचती हैं, उसके बाद जब डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर होता है, एक तो होता है कि मूवमेंट हो रहा है, प्लेस ए टू प्लेस बी मूवमेंट हो गया, यानी कि दिल्ली से ये मिसाइल्स गई और जाके से बीकानेर पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक इलाका निर्धारित हो गया कि इस इलाके में आपने डिप्लॉय होना है, तो इंतजार कर रहे हैं कि हुक्म मिलेगा डिप्लॉय, तो फिर जाके डिप्लॉय हो जाएंगे। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर कितना टाइम है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि रशिया का S-400 का डिप्लॉयमेंट टाइम सिर्फ 5 मिनट है, और वहीं पेट्रियट का डिप्लॉयमेंट टाइम 25 मिनट है। 25 मिनट और 5 मिनट में जमीन आसमान का फर्क है व्हेन इट कम्स टू हाई स्पीड हाई वैल्यू टारगेट्स। और अगर वो दुश्मन के हथियार मिसाइल आपको टारगेट कर रहे हैं तो 25 और 5 मिनट में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, आप समझ सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड जो दुश्मन का जो टारगेट है वो कितनी मैक्सिमम स्पीड का अगर हो उसको ये एंगेज कर सकते हैं। तो S-400 की काबिलियत है, अगर दुश्मन का कोई प्रोजेक्टाइल, कोई एयरक्राफ्ट, कोई मिसाइल अगर 11,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है तो S-400 उसको टारगेट करके बर्बाद कर सकता है। और वहीं पेट्रियट की काबिलियत है कि अगर यही दुश्मन का जहाज, मिसाइल आपकी तरफ 3,106 मील प्रति घंटे की स्पीड से अगर आ रहा है तो उसको टारगेट कर सकता है, यानी कि अगर 3,106 की मील प्रति घंटे की स्पीड से वो अधिक स्पीड से आ रहा है तो उसको टारगेट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। दूसरा ऑपरेशनल रेंज का डिफरेंस है। S-400 की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर की है, और वहीं पेट्रियट PAC-3 की ऑपरेशनल रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर की है। तो देखिए कितना फर्क है, 400 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। जो फ्लाइट का एल्टीट्यूड है कि अभी तो रेंज की बात करें कि एक S-400 की मिसाइल कितनी दूरी तक टारगेट को जो है एंगेज कर सकती है। अब बात करते हैं कितनी ऊंचाई तक कर सकती है। तो S-400 जो है 185 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक टारगेट को एंगेज कर सकती है, और वहीं पेट्रियट PAC-3 24.2 किलोमीटर तक की हाइट पर टारगेट कर सकती है। और इसी तरीके से S-400 एक साथ 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, वहीं पेट्रियट जो है 125 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यहां पर यह भी देखने की बात है कि ये 600 किलोमीटर के दायरे के अंदर S-400 160 टारगेट्स को टारगेट करेगा, ट्रैक करेगा, वहीं 180 किलोमीटर के दायरे के अंदर 125 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता आपका पेट्रियट रखता है। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस है, और आपने देखा कि कितना बहुत बड़ा इनफैक्ट ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के बावजूद जो सस्ता जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास रशिया का मिल रहा है। $500 मिलियन का एक यूनिट, मेरे ख्याल से एक यूनिट की ही कीमत है, क्योंकि पूरा जो पैकेज है वो $5.2 बिलियन का है। तो ये एक ही यूनिट की बात है मेरे ख्याल से। तो ये है। और जब यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनफैक्ट यूएस का पर्सपेक्टिव मिलिट्री का जो पर्सपेक्टिव है, एयरफोर्स का जो पर्सपेक्टिव है, उसको S-400 से जो चीजें मिल रही हैं, जैसा आपने इस कंपैरिजन में देखा, वो और किसी भी मिसाइल सिस्टम में दुनिया के ये एयरफोर्स को नहीं मिल रही हैं। तो क्यों ना हम उसी चीज को खरीदें जो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम S-400 को खरीदने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया और रशिया और अमेरिका के बीच में ये बैलेंसिंग क्या चल रही है। देखिए, इंडिया को चाइना को बैलेंस करना है, चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को अमेरिका की आवश्यकता है। और इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर अभी इंडो पैसिफिक एक डिवीजन है, और साथ ही हालात को मॉनिटर करने के लिए भी एक इनका सिस्टम तैनात है, जिसमें ये पूरे ओशन रीजन की मॉनिटरिंग करते हैं, और इसका नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन।
तो ये भी एक इस्टेब्लिश्ड है जिसके अंदर इंडिया और अमेरिका कोऑपरेट करते हैं और मैरीटाइम एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज ये कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑपरेशन है क्वाड कंट्रीज में, ये हम सबको मालूम है क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत एक चाइना सेंट्रिक एक अपना फोकस भी बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये जरूरत हमारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये अमेरिका की भी जरूरत है और बल्कि अमेरिका की और बड़ी जरूरत है अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें। तो यहां पे अगर हमें अमेरिका चाहिए तो अमेरिका को भी हमें चाहिए, इनफैक्ट अमेरिका को हम ज्यादा चाहिए। तो ये तो कहानी है हमारी ईस्ट साइड में जो कैलकुलस है चाइना को चेक में रखने के लिए। अब जहां तक रशिया का सवाल है, हम चाहते हैं कि रशिया भी चाइना को काउंटर करे, लेकिन रशिया अभी उस स्थिति में नहीं है, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उस तरीके की नहीं है कि वो चाइना को काबू कर सके या चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके, जहां तक इंडिया का सवाल है। और इंडिया को ये बखूबी मालूम है और इंडिया को यह भी मालूम है कि अगर हमने रशिया से ज्यादा दूरियां कर दी तो ऐसा ना हो कि रशिया पूरी तरह चाइना की गोद में जाके बैठ जाए या चाइना के साथ पूरी तरह सहयोग करने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत गड़बड़ पैदा हो जाएगी, बहुत गड़बड़ वाला सिचुएशन हो जाएगी और वो भी नहीं चाहते। तो हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट मजबूरी है कि हम रशिया के साथ डिफेंस टाइज जो है अपने खत्म ना करें, हम उनसे चीजें लेते रहें। और जो लास्ट टाइम जो हमारा जो उनके साथ में करार हुआ था वो गोवा में हुआ था, 17th इंडो रशियन समिट जो गोवा में हुआ था 2016 में, उस टाइम हमने उनके साथ बात करी थी जिसके अंदर हमने गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, T-90 टैंक्स और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की लीज की बात हमने फॉर्मलाइज करी थी। और उसके बाद में हमने AK सीरीज का एक वेपन सिस्टम भी अमेठी के अंदर हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उसकी भी बात है जिसमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, प्लस एडिशनल 21 MiG-29 जहाज है, सुखोई 30 MKI है। तो इस प्रकार की चीजें भी हैं, वो हम रशिया से लेते रहेंगे क्योंकि हमारे उनके साथ में डिफेंस टाइज अच्छे हैं। अब काटसा पे भी आएंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ी सी और गहराई से इसको देखते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहे हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम में जब हमें कोई मदद करने को तैयार नहीं था, तब रशिया ही था, यानी कि सोवियत यूनियन ही था जिसने हमें हथियारों की सप्लाई करी कोल्ड वॉर के टाइम में। 71 के टाइम में ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। 7th फ्लीट हमारे बे ऑफ बंगाल में हमको थ्रेटन करने आ गई थी और उसको काउंटर करने के लिए रशियन फ्लीट भी आई थी। रशियंस ने चाइना के ऊपर भी प्रेशर बना के रखा था। चाइना को पाकिस्तान की मदद में आने से रोकने में बहुत बड़ा योगदान रशिया का भी है, तो सोवियत यूनियन का था। तो ये एक बहुत बड़ी मदद सोवियत यूनियन या रशिया ने हमारे साथ की थी। जब सोवियत यूनियन बिखर गया और रशिया सामने आया और हमारे ऊपर जब पोखरण 2 के बाद सैंक्शंस लगे, तो रशिया की इकोनॉमिक हालात कमजोर थे। उसके बावजूद भी इंडिया की पूरी मदद उस सैंक्शन के दौरान भी रशिया ने करी। तो हम रशिया के एहसान नहीं भुला सकते हैं और जो हिंदुस्तानी फितरत है वो एहसान कभी भी नहीं भुला पाएगी। ये हमारा कैरेक्टर है और हम अब अपने कैरेक्टर से परे नहीं हो सकते। हम अमेरिकन्स नहीं हैं, अमेरिकन्स बड़े ट्रांजैक्शनल डील करते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते और हम इंडियंस में इमोशंस बहुत होते हैं। तो हम अमेरिका के साथ में ऐसा करेक्शन, रशिया के साथ में हम ऐसा धोखा नहीं कर सकते। अब ये काटसा क्या है, इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। काटसा है, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। ये है काटसा और ये बेसिकली काटसा लेके आए थे ईरान के ऊपर सैंक्शंस डालने के लिए और बाद में इसमें रशिया भी शामिल हो गया। क्रीमिया के और यूक्रेन के बाद ऐसी सिचुएशंस डेवलप हुई कि ये रशिया भी
इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया इसके अंदर, और टर्की के ऊपर ये काटसा बड़े जोर शोर से लगा। अब पिछले जो डिफेंस सेक्रेटरी थे मैटिस, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा बेसिकली ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस अमेरिकन सिस्टम के अंदर है, तो डिफेंस सेक्रेटरी ने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि कैटसा मे नॉट बी वेरी गुड फॉर सम फ्रेंडली कंट्रीज, तो वेवर का प्रावधान भी इसी कैटसा में किया गया, जिसके अंदर इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे मुल्कों को ध्यान में रखते हुए ये वेवर जो है ये इसका प्रावधान इसमें लेके आए। अब बेसिकली उनका जहां तक इसका सवाल है कि कैटसा किस पर लगेगा, तो मोटा मोटी ये है कि अगर आपके पहले से डिफेंस की टाइज हैं और कोई इक्विपमेंट पहले से आपकी सेना के अंदर है, तो उसके अपग्रेड, उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर आप कोई चीज कर रहे हैं रशिया के साथ में, तो आपके ऊपर काटसा नहीं लगता है। लेकिन आप अगर एक एडिशनल सिस्टम लेके आ रहे हैं, एडिशनल सिस्टम अगर आप लेके आ रहे हैं, तो आपके ऊपर काटसा लगेगा। एडिशनल सिस्टम का मतलब है कि आप एक नई चीज, नई इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं जिसके अंदर नया इक्विपमेंट आएगा, और हो सकता है कि जो अमेरिकन इक्विपमेंट आपको सप्लाई किया है उसकी जानकारी इस नए इक्विपमेंट के आने से कॉम्प्रोमाइज हो। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज अगर हम लेंगे तो वो हम अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम ये S-400 ले रहे हैं, इसको समझाने के लिए S-400 ले रहे हैं, तो S-400 का इंटीग्रेशन बहुत बड़े रडार नेटवर्क के साथ भी होगा, उसके अपने रडार सिस्टम भी है, लेकिन और भी एग्जिस्टिंग रडार नेटवर्क के साथ होगा, एवैक्स के साथ होगा, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ होगा। तो ये सारा एक नेटवर्क बनेगा। जब आप ये नेटवर्क बनाएंगे तो इसमें कुछ इक्विपमेंट अमेरिकन भी है, कुछ इजरायली भी है। जो इजरायली इक्विपमेंट है वो भी कुछ अमेरिकन पार्ट्स यूज करते हैं। आपके पास में फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर भी कुछ नेटो के इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें जब इंटीग्रेट होंगी तो अमेरिकन को लगता है कि उनकी इक्विपमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और टर्की को भी इसीलिए उनके ऊपर सैंक्शन लगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था। F-35 का प्रोजेक्ट जो था उसका हिस्सा था, और अमेरिका को लगा कि इस S-400 के चलते उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने उसके ऊपर वो सैंक्शन लगाए। तो ये जो चीज है वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है। वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि हम अमेरिका के साथ में इस तरीके के फॉर्मल एलाइज नहीं है, और हमारे पास कोई इस तरीके की फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी भी अभी इंडिया में नहीं है जिससे कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजिकल बेस थ्रेटन हो जाए, और अगर है भी तो हम उसके अलायंस के दायरे से बाहर हैं। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, कि हमको अमेरिका की जितनी शायद जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को हमारी जरूरत है, और इसके चलते वो नहीं चाहेगा कि ये सैंक्शन लगा के हमारे से वो एक मसला खड़ा कर ले जिससे कि नुकसान अमेरिका का होगा। क्योंकि अमेरिका का भी अभी जो ट्रेड है वो बढ़ते जा रहा है, डिफेंस ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, एक तरफ रशिया के साथ डिफेंस ट्रेड जो था हमारा अमेरिकन रिलेशनशिप से पहले तकरीबन 72% था, और अब वो घटकर 52% हो गया है, और उधर अमेरिका का 0% से बढ़कर काफी हद तक वो बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल वो नहीं होगा कि भाई जो है हम इस रशिया के चलते हमारे ऊपर वो काटसा लगा दे, और जो भी हमारा जो ट्रेड चल रहा है उस ट्रेड के चलते अमेरिका को नुकसान हो। अगर ट्रेड कंपैरिजन कर दिया जाए तो इसी ORF की रिपोर्ट के मुताबिक 2010-2014 के बीच में हमारा ट्रेड, डिफेंस ट्रेड रशिया से मतलब कि इंपोर्ट 70% था,
इजराइल से 7% था और अमेरिका से 12% था। अब स्थिति ये है 2014 और 18 में स्थिति ये हुई कि रशिया से ट्रेड घटकर 58% हो गया, मतलब इंपोर्ट। इजराइल से इंपोर्ट बढ़ गए, 15% हो गया, और अमेरिका के साथ 12% रहा। अब ये ORF की रिपोर्ट का ये जो टेबल है, ये पुराना है। ये टेबल 2014-18 की बात कर रहा है, लेकिन अभी बात 21 की हो रही है। और इस दौरान हमने और नेवल हेलीकॉप्टर्स की भी डील करी है, और P-8 नाम के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी डील करी है। तो ये सारे जो चीजें हैं जो हम जो इनसे ले रहे हैं, उससे और ये 12% से भी ये ऊपर कहीं जाके ये ट्रेड बैठेगा। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई इस तरीके की कार्रवाई करे कि ये जो ट्रेड को नुकसान पहुंचे। और वहीं साथ के साथ ईस्ट का तो सवाल मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीजें मिलाकर और हमारे ऊपर ये खतरा जरूर मंडराता रहेगा, कुछ ना कुछ तनातनी जरूर रहेगी इस काटसा को लेकर। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि काटसा वाले सैंक्शन हमारे ऊपर नहीं लगेंगे, और हम भी अपनी स्ट्रेटेजिक स्वायत्ता नहीं खोना चाहेंगे कि हम सारे, जिसको अंग्रेजी कहते हैं पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक टोकरी में हम नहीं रखेंगे। और हम अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई रखेंगे। एट द सेम टाइम हमारा पूरा प्रयास है कि हम मेक इन इंडिया में जोर लगाएं, और जितना हो सके हम हिंदुस्तान के अंदर ही रक्षा जो इक्विपमेंट है वो हम हिंदुस्तान में ही उसका निर्माण करें, जिससे कि हमारी डिपेंडेंस जो है बाकी मुल्कों पर ना रहे और हम ब्लैकमेल का शिकार कभी ना हो पाए। तो आई होप आपको ये मेरा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपको ये अगर ये टॉक अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि कर्नल साहब इंटरेस्टिंग बात करते हैं, इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं, सरलता से समझाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद।